अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप फ्रॉम इट्स ओन रिजर्व एंड थ्रू एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इस सॉइल की वो एबिलिटी है कि जिसकी बिहाफ पर सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है क्रॉप्स को। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि किस हद तक सॉइल क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकती है, इस एबिलिटी को, इस हद को क्या कहते हैं? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लाएगी कि ये क्रॉप को प्रोवाइड करेगी? ये न्यूट्रिएंट्स अपने रिज़र्व, जो इसका ज़ख़ीरा होगा, जो सॉइल की टॉप लेयर होती है, उसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या है? स्टोर हुए होते हैं। तो या तो ये अपने रिज़र्व से प्लांट्स को क्या है, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, या एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हम जो फर्टिलाइज़र के ज़रिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, तो या तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी या अपने रिज़र्व से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। किसको? प्लांट्स को। सॉइल फर्टिलिटी होती क्या है कि सॉइल की वो एबिलिटी जिसकी बुनियाद पर सॉइल क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। अब सॉइल फर्टिलिटी की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अगर कोई सॉइल फर्टाइल हो तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसकी कौन सी खुशियात हो सकती हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये क्या है? फर्टाइल सॉइल है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो चंद खुशियात देख लेते हैं फर्टाइल सॉइल की। गुड इंटरनल ड्रेनेज। जो फर्टाइल सॉइल होगी उसका क्या होगा? ड्रेनेज क्या होगा? बेटर होगा। उसका ड्रेनेज क्या होगा? अच्छा होगा। मतलब ये है इंटरनल ड्रेनेज, एक्सटर्नल ड्रेनेज नहीं, इंटरनल ड्रेनेज के इंटरनल लेयर में, अंदरूनी तौर पर उसका क्या है? ड्रेनेज अच्छा होगा। ड्रेनेज से मुराद ये है कि उससे पानी भी अच्छी तरह से गुजर सकेगा, उससे इरेशन भी अच्छी तरह से हो सकेगी। जब इरेशन अच्छी तरह से हो सकेगी तो क्या है, जो रूट ग्रोथ होगी वो क्या होगी? ऑप्टिमल होगी, मैक्सिमम रूट ग्रोथ होगी। अगर क्या है, इंटरनल ड्रेनेज बेहतर हुआ तो इंटरनल ड्रेनेज बेहतर होने की वजह से इरेशन बेहतर होगी, इरेशन बेहतर होने की वजह से जो रूट ग्रोथ होगी वो क्या होगी? ऑप्टिमल होगी। अच्छा, इसी तरह टॉप सॉइल विद सफिशेंट ऑर्गेनिक मैटर। जो फर्टाइल सॉइल होगी उसकी जो टॉप सॉइल होगी, टॉप सॉइल में क्या है? सफिशेंट ऑर्गेनिक मैटर क्या है? एक्यूमुलेट हुआ होगा। उसमें क्या होगा? टॉप सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर होगा। अगर किसी सॉइल की टॉप सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हुआ तो वो क्या होगी? फर्टाइल होगी। सॉइल पीएच इन द रेंज ऑफ 5.5 to 7। अगर किसी सॉइल की पीएच इस रेंज में, किस रेंज में? 5.5 to 7। अगर इस रेंज में सॉइल पीएच होगी, अगर इस रेंज में सॉइल पीएच होगी तो वो क्या है? सॉइल फर्टाइल कंसीडर की जाएगी। इट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफिशेंट या ऑप्टिमम मिकदार मौजूद होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? अगर किसी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होते तो वो सॉइल क्या है? इनफर्टाइल कंसीडर की जाती है। अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो फिर क्या है? फर्टाइल होगी। Absence of toxic substance which inhibit the plant growth। अब फर्टाइल सॉइल में क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस अब्सेंट होंगे जो क्या करते हैं? जो प्लांट की ग्रोथ को। अच्छा, लास्ट वन इसकी जो फर्टाइल सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इट कंटेन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कि फर्टाइल सॉइल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी मिकदार, काफ़ी कंसंट्रेशन मौजूद होती है। इसके बाद देखते हैं रीज़न फॉर डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी।
कि वो कौन सी रीज़न हो सकती हैं, वो कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिहाफ पर सॉइल फर्टिलिटी क्या है, डिक्लाइन हो रही होती है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है। तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन होने की रीज़न कौन से हैं, उनको क्या है देखते हैं। सबसे पहली रीज़न है लॉस ऑफ टॉप सॉइल बाई इरोजन। इरोजन की वजह से जो टॉप सॉइल होती है वो क्या है, रिमूव हो जाती है। जब टॉप सॉइल रिमूव होती है तो हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉप सॉइल में मौजूद होते हैं। सॉइल की नीचे वाली लेयर में न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, टॉप सॉइल में मौजूद होते हैं। जब टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी इरोजन की वजह से तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो सॉइल फर्टिलिटी क्या है, कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। न्यूट्रिएंट माइनिंग, न्यूट्रिएंट माइनिंग का मतलब है न्यूट्रिएंट का कम हो जाना। किसी वजह से न्यूट्रिएंट का कम हो जाना उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट माइनिंग कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट अगर कम हो जाएंगे तो वो क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्लाइन कर देंगे। फिज़िकल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या है, फिज़िकल डिग्रेडेशन होगी। अब फिज़िकल डिग्रेडेशन से क्या मुराद है, जैसा कि सॉइल कंपैक्शन, सॉइल कंपैक्ट हो जाएगी। सॉइल कंपैक्शन की वजह से इरेशन इफ़ेक्ट होगी, या इरेशन इफ़ेक्ट होगी तो सॉइल फर्टिलिटी क्या है, डिक्लाइन हो जाएगी। जब इरेशन इफ़ेक्ट होगी तो रूट ग्रोथ नहीं होगी, इसी तरह जो सॉइल होगी वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। अच्छा, दूसरी मिसाल है फिज़िकल डिग्रेडेशन की। एक तो मैंने कहा है कि कंपैक्शन, दूसरी है क्रस्टेशन, क्रस्ट बन जाएगी, थोड़ी थोड़ी क्या है, समाल क्रस्ट बन जाएंगी। उसकी वजह से भी क्या है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी। या इसी तरह वाटर लॉगिंग की वजह से जो सॉइल होती है उसकी फ़िज़िकल डिग्रेडेशन होती है। डिक्रीज़ इन ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाए सॉइल का तो क्या है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेरियस रूट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है, वेरियस रूट्स के ज़रिए लॉस हो जाएंगे। बहुत सारे रास्तों के ज़रिए, बहुत सारे फैक्टर की वजह से न्यूट्रिएंट्स क्या है, लॉस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। तो ये भी क्या है, सॉइल फर्टिलिटी की डिक्लाइन का सबब बनता है। सॉइल एसिडिफिकेशन, सॉइल अल्कलाइनेशन एंड सॉइल सैलिनाइजेशन, अगर सॉइल में एसिडिफिकेशन हो गई, सॉइल एसिड बन गई, अगर सॉइल क्या है, अल्कली बन गई, अगर सॉइल में क्या है, सैलिनाइजेशन, सैलिनिटी डेवलप हो गई तो भी क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। अच्छा, हमने सॉइल फर्टिलिटी के डिक्लाइन के जो सीधा मेन फैक्टर और रीज़न थे वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम इन रीज़न को डिटेल से वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लॉस ऑफ टॉप सॉइल बाय इरोजन। दरअसल इरोजन क्या होती है, इरोजन किसी भी सॉइल की टॉप जो लेयर होती है उस टॉप लेयर का, ये सम फ़र्ज़ करें कि ये क्या है, टॉप सॉइल है, किसी भी सॉइल की टॉप सॉइल का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। अब जब टॉप सॉइल रिमूव होगी तो हम जानते हैं कि टॉप सॉइल में ही न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक कंटेंट मौजूद होते हैं। जब टॉप सॉइल रिमूव होगी तो जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें मौजूद होंगे वो भी क्या है, रिमूव हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी क्या है, डिक्लाइन हो जाएगी। अब इरोजन टू फैक्टर की वजह से होती है, एयर की वजह से या वाटर की वजह से, जिसे हम कहते हैं विंड या एयर इरोजन। अगर इरोजन वाटर की वजह से हो तो उसे हम कहते हैं वाटर इरोजन। लेकिन जो बेसिक काज है इरोजन की वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इंसानी सरगर्मियाँ हैं, जैसा कि डिफॉरेस्टेशन या ओवर ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो दरख्त होते हैं वो क्या है, ख़त्म हो जाते हैं। तो जब किसी सॉइल पर कोई वेजिटेशन नहीं होगी तो वहाँ पर इरोजन क्या है, ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो जो बेसिक रीज़न है इरोजन की वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। जैसे कि मैंने मिसाल दी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से टॉप सॉइल पर कोई वेजिटेशन कवर बाकी नहीं रहता,
वेजिटेशन जब कर्व बाकी नहीं रहता तो जो इरोजन होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। इरोजन, अच्छा जब इरोजन होती है तो सबसे पहले क्या है, क्ले और ऑर्गेनिक कंटेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो सबसे पहले रिमूव होते हैं। तो जब क्ले और ऑर्गेनिक कंटेंट किसी सेल का रिमूव होगा तो उस सेल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। एक तो सेल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या है, कम हो जाएगी इरोजन की वजह से। क्यों? वजह यह है कि सबसे पहले क्ले और ऑर्गेनिक कंटेंट के पार्टिकल रिमूव होते हैं जब भी इरोजन होती है। तो क्ले और ऑर्गेनिक कंटेंट पार्टिकल की वजह से सेल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जबकि इरोजन के दौरान क्ले और ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो सबसे पहले रिमूव हो रहा है, इसके पार्टिकल सबसे पहले रिमूव हो रहे हैं। तो इसकी सेल फर्टिलिटी की डिक्लाइन होने के साथ साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या है, कम होगी। अच्छा, डिग्री ऑफ इरोजन डिपेंड अपॉन रेनफॉल इंटेंसिटी, के कितनी इरोजन हो रही है, ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रेनफॉल इंटेंसिटी पे रेनफॉल कितनी हो रही है। अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो इरोजन की डिग्री इरोजन भी क्या है, ज़्यादा होगी। अगर रेनफॉल कम होगी तो इरोजन भी क्या है, कम होगी। अब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इरोजन की डिग्री भी बहुत ज़्यादा है और सेल फर्टिलिटी भी क्या है, वहाँ डिक्लाइन ज़्यादा हो रही है। जो दूसरा फैक्टर है, दूसरी रीज़न है सेल फर्टिलिटी की डिक्लाइन होने की, वो है न्यूट्रिएंट माइनिंग। अब न्यूट्रिएंट माइनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल बाय क्रॉप्स देन एडेड थ्रू फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। के क्रॉप्स जो हैं वो सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिमूव करते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। उसकी निस्बत किस चीज़ की निस्बत, कि जितना हम फर्टिलाइज़र या मैन्योर के ज़रिए न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे होते हैं उसकी निस्बत प्लांट ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिमूव कर लेते हैं सॉइल से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट माइनिंग कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस by the crops depend upon crop species, crop yield and growth phase of plant। के जो न्यूट्रिएंट माइनिंग हो रही होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कि या इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट माइनिंग के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे होते हैं बाय द क्रॉप्स के ज़रिए लॉस हो रहे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। एक तो है क्रॉप स्पीशीज़, के क्रॉप स्पीशीज़ कैसी है, दूसरा है क्रॉप यील्ड, तीसरा है ग्रोथ फेज़, के कौन सा ग्रोथ का फेज़ है, और क्रॉप यील्ड कितनी है। अगर किसी क्रॉप की क्रॉप यील्ड ज़्यादा होगी तो उसकी न्यूट्रिएंट माइनिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी सॉइल में। क्यों? वजह यह है कि जिस क्रॉप की यील्ड ज़्यादा होगी उसे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होंगे, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा। जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा तो न्यूट्रिएंट माइनिंग भी क्या हो, ज़्यादा होगी। अच्छा, ग्रोथ फेज़। अब प्लांट के ग्रोथ फेज़ के हिसाब से न्यूट्रिएंट माइनिंग भी क्या है, वेरी करता है। कुछ फेज़ के दौरान न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होते हैं तो उस वक्त न्यूट्रिएंट माइनिंग ज़्यादा होगी। कुछ फेज़ के दौरान न्यूट्रिएंट कम चाहिए होते हैं तो उस फेज़ के दौरान न्यूट्रिएंट माइनिंग कम होगी। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे सॉइल फर्टिलिटी के डिक्लाइन होने की रीज़न्स, कि सॉइल फर्टिलिटी के डिक्लाइन होने की कौन कौन सी रीज़न्स हैं। हमने 2 रीज़न्स को डिटेल से पढ़ लिया था। अब देखते हैं थर्ड वन रीज़न, जो क्या है फिज़िकल डिग्रेडेशन, कि अगर सॉइल की फ़िज़िकल डिग्रेडेशन हो तो सॉइल फर्टिलिटी क्या है, डिक्लाइन हो जाती है। अब ये देखते हैं कि फ़िज़िकल डिग्रेडेशन से क्या मुराद है। डिटीरियोरेशन ऑफ द नेचुरल कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, कि अगर सॉइल का जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वो डिटीरियोरेट हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए, या सॉइल की जो नेचुरल कंपोजिशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं फिज़िकल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब कंपोजिशन से क्या मुराद है, कंपोजिशन में क्या चीज़ हो सकती है सॉइल की।
सॉइल की कंपोजिशन में यह है कि सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है, एयर होती है, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, मिनरल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर इन चीज़ों में कोई अदल-बदल हुआ, कोई चेंजिंग हुई, तो उसे क्या, उसे फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कंसिडर किया जाएगा। तो फिजिकल डिग्रेडेशन क्या है कि सॉइल की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजिंग है, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई डिटेरेशन हो, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब आगे एग्जांपल हैं फिजिकल डिग्रेडेशन की, कौन कौन से इसकी एग्जांपल हैं। पहली एग्जांपल है वो है कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या है, फिजिकल डिग्रेडेशन है। इसी तरह क्रस्टिंग, इसी तरह वाटर लॉगिंग। ये जो दो फर्स्ट एग्जांपल हैं कंपैक्शन और क्रस्टिंग, इन दोनों प्रोसेस में सॉइल का क्या है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब होता है, जबकि जो वाटर लॉगिंग है इस प्रोसेस में सॉइल की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर दोनों क्या है, डिस्टर्ब होते हैं। अब कंपोजिशन किस तरह डिस्टर्ब होगी, वाटर लॉगिंग में सॉइल में वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा होगा, वाटर नॉर्मल कंसंट्रेशन से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक फ्लड जैसी कंडीशन क्या है सॉइल में डेवलप हो जाएगी। ये तो हुई कंपोजिशन में चेंजिंग। अब स्ट्रक्चर में कौन सी चेंजिंग आएगी, तो इस जब सॉइल पर फ्लडी कंडीशन होगी तो ऑटोमेटिक जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, डिस्टर्ब होगा। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि कंपैक्शन और क्रस्टिंग जो हैं, इन दोनों प्रोसेस में सॉइल की क्या है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, जबकि जो वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग में कंपोजिशन और स्ट्रक्चर दोनों क्या है, डिस्टर्ब होती हैं। तो पहले प्रोसेस को देखते हैं, कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या है? Compaction is a process in which stress is applied to the soil, causes densification where air is displaced from the pores between the soil particle। Compaction एक ऐसा प्रोसेस है कि सॉइल पर क्या है, जिसकी वजह से सॉइल पर जब स्ट्रेस अप्लाई होता है तो जो सॉइल के जो पोर होते हैं उनमें जो एयर होती है वो क्या है, डिस्प्लेस हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और सॉइल के पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या है, डेंसिटी बढ़ जाती है। फ़र्ज़ करें कि ये सॉइल का एक टुकड़ा है, उसमें क्या है, ये सॉइल पार्टिकल है। अगर हम इस सॉइल के पीस टुकड़े पर प्रेशर डालेंगे तो जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो क्या है, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और इनके दरमियान जो एयर मौजूद होगी वो क्या है, डिस्प्लेस, रिमूव हो जाएगी। सॉइल पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो इनसे जो एयर होगी वो रिमूव होगी, और क्या है, इससे डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपैक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़, कोई हैवी मशीनरी गुजरती है फील्ड से, तो वो फील्ड क्या है, कंप्रेस हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपैक्शन कहते हैं। या इसी तरह एनिमल के हूव्स, खुरों से भी क्या है, सॉइल कंपैक्ट होती है। तो सॉइल कंपैक्शन की वजह से क्या है, सॉइल फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होती है। जो दूसरा प्रोसेस है वो है क्रस्टिंग। अब क्रस्टिंग क्या है, थिन लेयर ऑफ कंपैक्ट, डेंस एंड टफ मटेरियल है कि सॉइल की थिन लेयर बन जाती हैं, लेकिन क्या है, वो कंपैक्ट और हेली डेंस होती हैं और टफ होते हैं। तो ऐसी सॉइल की लेयर को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट बनने के हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्टिंग कहते हैं। अब क्रस्टिंग कब होती है, कहाँ पर होती है? इट अकर्स व्हेन रेन सेपरेट द सॉइल इनटू वेरी स्मॉल एग्रीगेट्स दैट सीमेंट इनटू हार्ड लेयर व्हेन ड्राइंग अकर रैपिडली। दरअसल जब बारिश होती है तो बारिश जहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए पानी जमा होता है, जब वो पानी क्या है, ड्राई अप हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि उस जगह पर क्या है, सॉइल के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे एग्रीगेट्स
ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। तो वो प्रोसेस कौन सा हो रहा होता है, वो क्रस्टिंग हो रही होती है। जब भी सॉइल का पार्टिकल ड्राई अप होंगे, वाटर ख़त्म होने के बाद, पानी ख़त्म होने के बाद, तो सॉइल के एग्रीगेट्स थिन लेयर बना लेंगे और क्या है, कम्पैक्ट और डेंस हो जाएंगे और ऊपर की तरफ उठे हुए नज़र आते हैं। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, वो क्रस्टिंग होता है। जो थर्ड वन है वो है वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग में क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन इज़ हायर दैन द फील्ड कैपेसिटी। वाटर लॉगिंग में यह होता है कि जो किसी सॉइल की फील्ड कैपेसिटी होती है। अब फील्ड कैपेसिटी क्या है, फील्ड कैपेसिटी ये है कि ये सॉइल पार्टिकल हैं, इन सॉइल पार्टिकल में कितना पानी, जितना पानी ये मतलब रिटेन कर सकते हैं, जितना पानी ये रिटेन कर सकते हैं सॉइल पार्टिकल, उस कैपेसिटी को क्या कहेंगे, इस कैपेसिटी को फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। सॉइल पार्टिकल जितना पानी रिटेन कर सकते हैं, इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अब बाज़-औक़ात पानी सॉइल में पानी क्या है, फील्ड कैपेसिटी से भी क्या है, बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से पानी क्या है, सॉइल सरफेस पर तैरता रहता है, फ्लडी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। अब जब वाटर फील्ड कैपेसिटी से बढ़ जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन फील्ड कैपेसिटी से बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर क्या है, O2 की सप्लाई क्या है, कम हो जाएगी। जब रूट को O2 की सप्लाई कम हो जाएगी तो रूट ग्रोथ क्या है, कम हो जाएगी। इसी तरह वहाँ पर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे और एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या है, कम हो जाएंगे, जिससे क्या है, इस जगह से जहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई होती है, वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाती है और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि एरोबिक ऑर्गेनिज्म कम हो जाते हैं। तो इससे क्या मतलब, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स बढ़ने और एरोबिक ऑर्गेनिज्म कम होने से क्या ज़ाहिर होता है कि जहाँ पर सॉइल की कंपोजिशन में क्या है, चेंजेस आ रही हैं, तब्दीली हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये फिज़िकल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल था। आगे फिर फोर्थ वन रीज़न देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी के डिक्लाइन होने की। अच्छा, जो फोर्थ वन रीज़न है सॉइल फर्टिलिटी के डिक्लाइन होने की, वो है डिक्रीज़ इन ऑर्गेनिक कंटेंट। डिक्रीज़ इन ऑर्गेनिक कंटेंट रिज़ल्ट इन स्ट्रॉन्ग रिडक्शन इन फर्टिलिटी। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो सॉइल फर्टिलिटी स्ट्रांगली रिड्यूस हो जाएगी। जो बाकी हमने 3 रीज़न पढ़ी हैं वो इतनी अफेक्ट नहीं करती सॉइल फर्टिलिटी को, जितना क्या है, अगर ऑर्गेनिक कंटेंट अगर डिक्रीज़ हो जाए तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक क्या है, इफ़ेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा हद तक डिक्लाइन होती है। अब ऑर्गेनिक कंटेंट या ऑर्गेनिक मैटर के डिक्रीज़ होने से किस तरह सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, वो हम देखते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट के कम होने से एक तो क्या है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, सॉइल में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। दूसरा, सॉइल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, इफ़ेक्ट होंगी। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है कि जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो क्या है, कम हो जाती हैं। जैसा कि कुछ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिनरलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा तो मिनरलाइजेशन कम होगी। जब मिनरलाइजेशन कम होगी तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो क्या है, रिलीज़ कम होंगे। जब वो रिलीज़ कम होंगे तो क्या है, ऑटोमेटिक सॉइल फर्टिलिटी क्या है, कम होगी। इसी तरह जब ऑर्गेनिक कंटेंट डिक्रीज़ होता है तो फिज़िकल प्रॉपर्टी जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल की कम हो जाती है, इरेशन कम हो जाती है। सॉइल स्टेबिलिटी क्या है, अगेंस्ट इरोजन, वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट के कम होने से बायोलॉजिकल एक्टिविटी इफेक्ट होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टी इफेक्ट होती हैं, फिर इनडायरेक्टली क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है।
तो ये ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल फर्टिलिटी के डिक्लाइन होने की रीजंस थी।